एक विशाल इमारत पर निर्माण कार्य चल रहा है। दो आदमी देरी पर बात कर रहे हैं। जॉन, बॉस, स्थिति से निराश है। कुछ देर बाद वह अपनी कार चला रहा है। रेडियो पर पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले एक धूमकेतु के बारे में सुन रहा है। वह एक उपनगरीय इलाके में एक घर के पास पहुंचता है। अंदर जाने में हिचकिचाता है। वह एक कमरे में जाता है जहां एक महिला ट्रेडमिल पर दिखती है। वह उसकी पत्नी एली है। अपने बच्चे नाथन और उसकी आने वाली जन्मदिन पार्टी को लेकर उनकी अजीब बातचीत होती है। बेटा आता है और उसे देखकर उत्साहित होता है। वे उसके कमरे में जाते हैं और क्लार्क नाम के आने वाले धूमकेतु के उसके बनाए चित्र पर बात करते हैं। बिस्तर पर लड़का डायबिटिक निकला। जॉन की मां से अलगाव पर बात हुई। बाद में तीनों लिविंग रूम में धूमकेतु की खबर सुन रहे हैं। यह पिंड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और इसके पीछे बर्फ के कई टुकड़े हैं। उस रात उसे घर लौटते और मेहमान कमरा लेते देखा गया। अगली सुबह पिता फिर धूमकेतु की खबर सुन रहा है। वे कह रहे हैं कि धूमकेतु के टुकड़े पृथ्वी पर गिरेंगे, पर चिंता की कोई बात नहीं। पार्टी के लिए ग्रिल साफ करते हुए एली आती है और उसे कुछ सामान लेने दुकान जाने को कहती है। वह बेटे को साथ लेकर पार्किंग में ही था। सब आसमान में देख रहे थे। उन्हें धूमकेतु पास आता दिखा। दुकान में खरीदारी करते हुए जॉन को फोन पर एक राष्ट्रपति अलर्ट और फिर एक स्वचालित कॉल आता है। दुकान में किसी और को वही अलर्ट नहीं मिल रहा है। उसे बताया जाता है कि उसे, उसकी पत्नी और बेटे को आपातकालीन आश्रय के लिए चुना गया है। वही अलर्ट घर के टीवी पर भी दिखाया जाता है, लेकिन एली उसे नहीं देखती। जॉन तुरंत अपने बेटे के साथ दुकान से निकल जाता है। घर लौटते समय उसे सैन्य वाहन और विमान दूसरी ओर जाते दिखे। घर पहुंचने पर लोग पार्टी के लिए पहले ही जमा थे। जॉन रसोई में एली से बात करने गया। पूछा क्या उसे भी वही अलर्ट मिला। उसने इसे सिर्फ एक टेस्ट मानकर टाल दिया, पर जॉन ने रास्ते में देखे सैनिकों के बारे में बताया। धूमकेतु को लेकर चिंतित था। दोनों लिविंग रूम लौटे, जहां सब न्यूज देख रहे थे। उम्मीद थी कि धूमकेतु का हिस्सा अटलांटिक महासागर से टकराएगा। टीवी पर टुकड़े की तस्वीर दिखते ही बच्चे उलटी गिनती शुरू कर देते हैं। किसी को चिंता नहीं। एक पर पहुंचते ही समुद्र में छपछपाहट का इंतजार करते हैं, पर एक पल कुछ नहीं होता। फिर एक छोटा भूकंप आता है और जॉन घर से बाहर निकलता है। वह उड़ते पक्षियों का झुंड देखता है। तभी एक बड़ी शॉक वेव उसे लगती है, जो घर में भी महसूस हुई। वह अंदर आता है और सब डरे हुए अभी भी खबरें सुन रहे हैं। न्यूज़कास्टर बताता है कि वह टुकड़ा फ्लोरिडा के एक शहर से टकराया है, जिसकी शॉक वेव हजारों मील दूर तक महसूस की गई। शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। खबर में धूमकेतु के टकराने का दृश्य दिखाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या और टुकड़े ग्रह से टकराएंगे। जॉन को एक और राष्ट्रपति अलर्ट मिलता है। कॉल उसके फोन और टीवी दोनों पर बजती है ताकि हर कोई संदेश देख सके। किसी और को वही संदेश नहीं मिल रहा है, जिसमें कहा गया है कि जॉन अपने परिवार के अलावा किसी और को आश्रय में नहीं ले जा सकता। उसे फोन पर विमान का सुरक्षा कोड मिलता है। बाकी सब घबरा कर चले जाते हैं। जॉन और एली पैक कर रहे हैं। लड़के के इंसुलिन की चिंता है। बच्चा अपने दादाजी के बारे में पूछता है। एली खाना बना रही है और डरावनी खबरें सुन रही है। जॉन नाथन को लेने जाता है, जो कहता है कि आसमान जल रहा है। गाड़ी निकालते ही वे देखते हैं कि उनके किसी भी दोस्त को वैसी कॉल नहीं आई। उनमें से एक परिवार को बताता है कि खबर आ रही है कि धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा, जिसे प्लेनेट किलर कहते हैं, 2 दिन में पृथ्वी से टकराएगा। निकलते ही एक पड़ोसी बेटी को ले जाने की गुहार लगाता है। जॉन मना कर देता है। वे गाड़ी में बहस करते हुए निकल जाते हैं कि एयरबेस पर उसे शायद वापस भेज दिया जाता। बाद में लोग दुकानों को लूटते हुए दिखते हैं। अचानक वे हाईवे पर भारी जाम में फंसते हैं और जॉन दूसरी तरफ एक गली से निकल जाता है। वे रेडियो पर खबर सुनते हैं कि और भी टक्करें हुई हैं और आने वाली हैं, जो पूरे शहर या विलुप्ति का कारण बन सकती हैं। वे एयरबेस पहुंचते हैं, जिसकी रखवाली सेना कर रही है। लोग दरवाजों के पास जमा हैं क्योंकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। परिवार भीड़ को धकेलता हुआ अंदर जाता है। उन्हें मिले बारकोड से प्रवेश मिलता है। अंदर पहुंचने पर उन्हें पहचान के लिए रिस्टबैंड दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वे अपना सारा सामान एक छोटे बैग में रख लें। अचानक उन्हें पता चलता है कि नाथन की इंसुलिन नहीं है और जॉन उसे कार से लेने जाता है। एली अपने पति के बारे में सैनिकों को बताने जाती है, पर लड़के की मधुमेह के बारे में बताकर मुसीबत खड़ी कर देती है। उसे एक वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाया जाता है, जो बताता है कि पुरानी बीमारी वाला कोई विमान में नहीं जा सकता। एली उससे बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी बात नहीं मानी जाती। उसे और उसके बेटे को बेस से बाहर निकाला जाता है। इस बीच जॉन वापस आता है और उन्हें ढूंढते हुए विमानों की ओर बढ़ता है, अनजान कि क्या हो रहा है। जॉन उड़ान भरने वाले एक विमान में चढ़ता है और एली तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। वहां एक यात्री इंसुलिन देखता है और उसे क्रॉन से जुड़े नियमों के बारे में बताता है। जॉन घबराकर विमान से उतरने को कहता है। अचानक बेस में घुसपैठ होती है और लोग सेना पर गोलीबारी करते हैं। जॉन के विमान में ईंधन लीक होता है। वह सबको उतरने को कहकर भाग जाता है। विमान फटता है और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। जॉन को पता चलता है कि उसके परिवार को मना कर दिया गया है जब तक वे गाड़ी पर लौट चुके थे। नाथन के पास इंसुलिन की कमी है। अड्डे के सामने हंगामा जारी है, इसलिए जॉन को भी गाड़ी तक पहुंचने में देर लगती है।
वहां पहुंचकर उसे एली का संदेश मिलता है कि वह नाथन को अपने पिता के घर ले जा रही है, इसलिए जॉन उनके पीछे जाता है। रास्ते में एली और लड़का एक फार्मेसी पहुंचते हैं। वह उसका ब्लड शुगर चेक करती है और वे उसके लिए इंसुलिन खोजने जाते हैं। अचानक एक गिरोह अंदर आता है और गोलीबारी शुरू कर देता है, चारों ओर लोगों को मारते हुए। वे भागकर एक कार में बैठ जाते हैं जो उन्हें उसके पिता के घर तक कुछ दूर ले जाएगी। जिस जोड़े के साथ एली जा रही है वे बहुत जल्दी अजीब हरकतें करने लगते हैं। अंततः वे उसे गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, उसका रिस्टबैंड ले लेते हैं और उसके बेटे के साथ गाड़ी लेकर चले जाते हैं, उसे हाईवे पर अकेला छोड़ देते हैं। इस बीच जॉन को भी उत्तर की ओर जाने के लिए सवारी मिल जाती है। ट्रक में जॉन ने कॉलिन से बात की। उसने बताया कि वे कनाडा जा रहे हैं, जहां ड्राइवर एक विमान वाले को जानता है जो लोगों को आश्रयों तक ले जाएगा। जाहिर है सेना ने ग्रीनलैंड में आश्रय बनाए हैं। कॉलिन ने जॉन से कहा कि वह अपने परिवार को ढूंढे और कनाडा में उससे मिले ताकि वे भी विमान ले सकें। ट्रक में एक और व्यक्ति ने जॉन के रिस्टबैंड पर नजर डाली और उसे देने की मांग की, लेकिन उसके मना करने पर भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिससे ट्रक घूमकर टकराता है और पीछे वाले बाहर गिर जाते हैं। लड़ाई जारी रहती है और जॉन उस आदमी को मार देता है। कॉलिन दुर्घटना में मर जाता है। इस बीच एली को उस अड्डे की ओर एक और सवारी मिलती है जहां नाथन को ले जाने वाले लोग जा रहे हैं। हवाई अड्डे के बेस पर पहुंचने पर वह अभी भी उनके साथ सवारी करता हुआ दिखता है। पहले पड़ाव पर जब वे रिस्टबैंड दिखा रहे होते हैं तो लड़का सैनिक को बताता है कि वे लोग उसके माता पिता नहीं हैं। सैनिक उन्हें हटाकर लड़के को अंदर ले जाता है। बाद में एली भी वहां पहुंचती है और उसे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, एक मेडिकल यूनिट से दूसरी यूनिट तक ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार वह उसे ढूंढ लेती है और उसे बताया जाता है कि उसे इंसुलिन दिया गया है। नर्स कहती है कि वह एली को उसके पिता के शहर तक सैन्य परिवहन ढूंढने में मदद करेगी और उसे नाथन के लिए दवाएं भी देगी। जॉन पानी और खाने के लिए एक घर में घुस जाता है। वह तुरंत खबर देखता है जिसमें पता चलता है कि मुख्य असर 24 घंटे से भी कम में होगा। उसे परिवार की कार की चाबियां मिलती हैं और वह उसे लेकर एली के पिता के पास तेजी से पहुंचता है। वह उन्हें अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए पाता है, अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वे अपने मतभेदों को भुलाकर उसे और नाथन को खोजने के लिए मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। इसी बीच वे पेट्रोल पंप पहुंचकर घर फोन करते हैं। जॉन और पिता उन्हें लेने जाते हैं और परिवार फिर से एक हो जाता है। घर लौटकर वे देखते हैं कि जॉन की आश्रयों वाली जानकारी सही थी। वह एली को कनाडा जाकर किस्मत आजमाने के लिए मनाता है और वे यात्रा की तैयारी करते हैं। दुर्भाग्य से वे एली के पिता को साथ चलने के लिए मना नहीं पाते। अचानक धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा पास गिरता है, जिससे उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। एली के पिता जॉन को बंदूक देकर विदा करते हैं। उनके जाने पर वहीं रह जाते हैं। जॉन और एली गाड़ी में फिर करीब आते हैं, साथ रहने का वादा करते हुए। धूमकेतु का मलबा गिरने पर वे सड़क पर नाकाबंदी के कारण रुक जाते हैं। जॉन कारों की कतार से बाहर निकलता है, पर टुकड़े हर जगह गिर रहे हैं। जॉन के आश्रय ढूंढने के दौरान एली नाथन को बचाने के लिए पीछे बैठ जाती है। वे एक पुल के पास रुकते हैं जहां दूसरे भी छिपते हैं, पर जॉन जलती कार से एक आदमी को बचाने दौड़ता है। उसी रात वे कनाडा में दाखिल हुए। हवाई अड्डे की तलाश में रेडियो पर उन्हें पता चला कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि धूमकेतु का सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी से टकराकर जीवों को नष्ट कर देगा। गाड़ी चलाते हुए उन्हें एक उड़ता और दूसरा उड़ान भरने को तैयार दिखता है, तो वे दूसरे का पीछा करते हैं। जॉन विमान के ठीक सामने गाड़ी चलाकर उसे रोक देता है। पायलट उन्हें लेने में हिचकिचाता है क्योंकि वह पहले से ही भरा हुआ है, लेकिन वे उसे मनाने में सफल हो जाते हैं। जॉन बेहतर दिनों का सपना देखता है और जब वह जागता है तो वे ग्रीनलैंड के करीब पहुंच रहे होते हैं। वह जगह धूमकेतु से अप्रभावित लगती है, जब तक कि एक पल बाद एक टुकड़ा पानी से टकराता है और एक शॉकवेव बनाता है जो विमान से टकराती है। पायलट विमान को हवा में रखने की कोशिश कर रहा है, पर दोनों इंजन फेल हो रहे हैं। वे हवा में ग्लाइड करते हुए आसानी से उतरे, पर ग्लेशियर से टकरा गए। टक्कर से पायलट फंस गए। जॉन उनकी मदद नहीं कर पाया। उसने 1 मील दूर एक सैन्य विमान को उतरते देखा। वह विमान से आए लोगों को वहां ले गया और उनके पहुंचने पर एक सैन्य ट्रक उन्हें आश्रय तक ले गया। उनके अंदर जाते ही ग्रहनाशक टकराता है। कुछ ही मिनटों में असर उन तक पहुंचेगा और लोग अभी भी आश्रय में गहरे जा रहे हैं। अंदर पहुंचते ही वे झटके के लिए तैयार होते हैं। उनके पिछले खुशहाल जीवन का एक फ्लैशबैक दिखता है। 9 महीने बाद ग्रह वीरान है। शहर पूरी तरह तबाह हो गए। एक रेडियो सिग्नल जीवितों की तलाश कर रहा है और संपर्क बनाता है। प्राप्तकर्ता को सूचित करता है कि धूल बैठ गई है और विकिरण नहीं है। आश्रय के द्वार खुलते हैं और पता चलता है कि परिवार अभी भी जीवित है। ग्रह के विनाश के सामने आशा के प्रतीक के तौर पर वे बाहर एक पक्षी को उड़ते देख आश्रय से बाहर आने लगते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर रेडियो सिग्नल पूरी दुनिया से आते हैं। ग्रह पर हर जगह लोग अभी भी जीवित हैं।